एक बेटी की शादी होकर वह अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन वहां पर उसे सुंदरता का काफ़ी ज़्यादा घमंड हो जाता है, जिसके चलते वह अपने पति से लड़ाई करने लगती है और उसके बाद अपनी माँ के शिकायत में चलकर एक दिन अपने पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर आकर बैठ जाती है। अब पिता को अपने दामाद के बारे में पता था, तो वो अपनी बेटी को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों में से कोई भी उसकी नहीं सुनता है और वह वहीं पर जमी बैठी रहती है। लेकिन उसके बाद जो पिता होता है एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में माँ बेटी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या किया था पिता ने ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सुषमा नाम की लड़की रहा करती है। सुषमा जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और साथ में वो पढ़ी लिखी भी है। सुषमा धीरे धीरे शादी के योग्य हो जाती है, तो उसके बाद माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। जो सुषमा होती है, जैसे उसे पता चलता है कि माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो उसके बाद वह अपने पिता से साफ साफ बोल देती है कि लड़का देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, वरना मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब पिता इस बात को सुनकर थोड़े से हैरान तो होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को लाड चाव से पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि पिता की सरकारी नौकरी थी और उनका जो बड़ा लड़का होता है जिसकी शादी भी हो चुकी है, उसकी भी सरकारी नौकरी थी। तो बड़ा भाई भी बहन पर प्यार किया करता है और जो पिता है वह भी बेटी को लाड दुलार से रखा करता है। तो इसके बाद जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटी, तू चिंता मत कर, मैं बहुत ही सुंदर लड़का तेरे लिए ढूंढूंगा। यह कहकर जो पिता होते हैं वह उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है। पास ही के शहर में अच्छा खासा मकान बना हुआ था उसका, और वहां पर वह अपने माता पिता के साथ रहा करता था। माता पिता का इकलौता लड़का था और लड़का देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। इसके बाद जो पिता होते हैं अपनी बेटी के लिए उस लड़के को पसंद कर लेते हैं और जैसे उस लड़के अशोक की तस्वीर सुषमा को दिखाई जाती है, सुषमा जैसे उस फोटो को देखती है तो देखकर उसे पसंद कर लेती है और अपने पिता से कहती है कि हाँ पिताजी ठीक ठाक है, बेशक से आप इससे मेरी शादी करा दो। उसके बाद जो पिता होते हैं वह अपनी बेटी की धूमधाम से शादी अशोक से करा देते हैं और सुषमा दुल्हन बनकर अशोक के घर में चली जाती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो सुषमा होती है वह अपनी खूबसूरती का कुछ ज़्यादा ही घमंड रखा करती थी और इसी घमंड के चलते उसकी अशोक से मतभेद होने लगते हैं। लेकिन अशोक और उसके परिवार वाले बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, तो वह सोचने लगते कि कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है, अभी अपने परिवार को छोड़कर आई है, तो इसी वजह से ऐसा कर रही है। इसी वजह से वो लोग उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। शादी को अब तक 6 महीने बीत गए थे, लेकिन सुषमा का व्यवहार टस से मस नहीं था और भी ज्यादा वह चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। जब घर वाले कुछ कहा करते तो वह उनको खड़ी खोटी सुनाने लगा करती। अब तक वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और जैसे प्रेग्नेंट सुषमा होती है तो उसके बाद घर वाले सोचने लगते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रह लेने दो। कुछ दिनों में सुषमा की डिलीवरी भी हो जाती है और डिलीवरी होने के बाद जो सुषमा है वह कुछ दिन तक अपने ससुराल में ऐसे ही रहती है। लेकिन धीरे धीरे करके जो सुषमा के पति और उसके ससुराल वाले यानी कि सास ससुर होते हैं वो काफी ज्यादा उसके इस व्यवहार से परेशान हो जाते हैं और एक दिन शाम के समय जो सुषमा की सास होती है वह अपनी बहू को अपने पास बिठाकर बड़े ही प्यार से समझाने लगती है और कहने लगती है कि बेटी जो कुछ भी तुम किया करती हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी दिन इस घर की बहू बनकर आई थी और मुझे भी लगा था ये सब कुछ जो तुमको लग रहा है, लेकिन जो भी है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने घर को बसाना चाहिए। अब तभी जो सुषमा होती है वह जैसे इन बातों को सुनती है तो इन बातों का कुछ अलग ही मतलब ले जाती है और सोचने लगती है कि सास तो मुझे बहका कर अपनी खरी खोटी बातों को सुना रही है, तो इसी वजह से वह जोर जोर से अपनी सास पर चिल्लाने लगती है अपने व्यवहार के अनुकूल ही। लेकिन तभी वहां पर सुषमा का ससुर आ जाता है और जब वह पूरे मामले को समझता है तो वह भी अपनी बहू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुषमा अपने ससुर से भी उल्टा सीधा बोलने लगती है और इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम के समय उनका बेटा अशोक घर पर आता है और जैसे ही माता पिता अपने बेटे को आया देखते हैं तो एकदम से माँ तो बेटे को बताना चाहती है, लेकिन तभी जो पिता होता है वह अपनी पत्नी यानी कि अशोक की माँ को रोक लेता है और कहता है कि नहीं, बेटे का घर बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ मत कहो। हालांकि बेटे को भी सब कुछ पता था, लेकिन अभी तक जो सुषमा थी उसने अपने ससुर से उल्टी सीधी बातें नहीं की थी, पर आज ये इसने हद पार कर दी थी। इसके बाद अशोक की जो माँ होती है वह उसके पिता के कहने से रुक जाती है और जो अशोक होता है वह घर के अंदर आराम करने लगता
है। धीरे धीरे पूरी रात बीत जाती है और रात भर जो सुषमा का ससुर होता है वह इसी बारे में सोचता रहता है। उसके बाद जो सुषमा का ससुर होता है वह अपने समधी यानी कि सुषमा के पिता के पास फोन मिलाता है और उसको पूरी के पूरी जानकारी देता है। और अब तक उन्होंने एक बार भी सुषमा के घर वालों से इस बात की शिकायत नहीं की थी। अब जैसे सुषमा का पिता ये बात सुनता है कि उनकी बेटी उनको उल्टा जवाब दिया करती है और अपनी खूबसूरती के घमंड में कभी कभी अपने पति को भी धमका दिया करती है, तो उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद वह अपनी बेटी को फोन करके इस बारे में समझाने लगता है। लेकिन सुषमा को जैसे उसका पिता समझाता है तो वहां पर तो वह अपने पिता से कुछ भी नहीं कहती, लेकिन फौरन जैसे ही पिता का फोन करता है तो उसके बाद अपनी मां को फोन मिलाती है और कहने लगती है कि मां, पिताजी मुझसे ऐसा ऐसा कह रहे थे, जब ये लोग हैं ही इस लायक तो मैं और इनके साथ कैसा व्यवहार करूं। अब इस बात को जैसे सुषमा की मां सुनती है तो उसके बाद वह अपनी बेटी को सहारा देने लगती है। कहती है कि बेटी हाँ तू सही कह रही है और तेरे पिता की बातों पर मत जा, वो तो ऐसे ही कहा करते हैं और तू अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर। अगर तूने एक बार इनकी सुननी स्टार्ट कर दी तो उसके बाद ये लोग तुझे बार बार सुनाएंगे और तूने बड़ा ही अच्छा किया जो अपने ससुर और सास को उल्टा जवाब दे दिया। अब यह बात कहकर वह बेटी को और भी ज्यादा उल्टा सीधा भड़का देती है और इसके बाद जो बेटी होती है वह अपनी मां के कहे अनुसार अपने सास ससुर की बिल्कुल भी कोई बात सहन नहीं किया करती है। यहां तक कि अब जब कभी सास ससुर उससे कुछ खाने पीने के बनाने के लिए कहा करते तो वह सरासर उससे मना कर दिया करती और कहा करती कि मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, घर पर नौकरानी ले आओ और उससे ये सारा काम करवा लेना, मुझ पर तुम्हारा काम नहीं होगा। अब यह बात देखकर जो सुषमा के ससुर होते हैं उन्हें लगने लगता है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब तो यह बात बेटे को बतानी ही पड़ेगी। इस बार जैसे ही शाम के समय उनका बेटा अशोक घर आता है तो उसके बाद जो अशोक के पिता होते हैं वह उससे कहते हैं कि बेटा मुझे जरा से डॉक्टर के पास ले चल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को अपने साथ लेकर वहां से घर से बाहर चला जाता है और जैसे ही वो लोग डॉक्टर की दुकान पर पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले एक चौराहा आता है, वहीं पर अपने बेटे की बाइक को रुकवा लेता है। अशोक पूछता है कि बाबूजी यहाँ पर क्यों रुकवाया आपने, तो वो कह देता है कि बेटा डॉक्टर को जाना तो एक बहाना था, दरअसल मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, क्योंकि घर के अंदर अगर मैं तुमसे वो बात कहूंगा तो हो सकता है वहां पर मामला गड़बड़ हो जाए और मैं तुझे यहाँ पर वो बात बताना चाहता हूँ। इसके बाद अशोक अपनी बाइक को फुटपाथ पर लगाता है और दोनों बाप बेटे पैदल पैदल चलने लगते हैं। पैदल पैदल चलते हुए जो अशोक का पिता होता है वह उसे उसकी पत्नी के बारे में सारी बातें बता देता है कि बेटा अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, उसने कई बार हमको खरी खोटी सुना दी है लेकिन उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, अब तो ये हमारा काम भी नहीं किया करती है, अब हम लोग बूढ़े हो चले हैं तो हमें तो कोई ना कोई देखभाल की जरूरत है, अब तुम्हारी पत्नी ऐसा नहीं करेगी तो कैसे समय व्यतीत होगा। अब जब अशोक इन बातों को सुनता है तो वह अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी अगर ऐसी बात थी तो आपको उसी दिन मुझे बता देना चाहिए था जिस दिन आपसे पहली बार इसने ये बात कही थी, मैं उसी दिन इस बात का फैसला कर देता। तभी पिता कहने लगते कि बेटा मुझे पता है कि तुम्हें काम भी देखना होता है और साथ में अपने परिवार को भी संभालना होता है, बहू तुमसे ही काफी ज्यादा लड़ाई किया करती है, इसी वजह से हमने तुझे टेंशन देना उचित नहीं समझा, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। इसके बाद अशोक कहता है कि ठीक है बाबूजी आप चिंता मत करो, आज जाकर मैं उसकी अच्छे से खबर लेता हूं। तभी जो अशोक के पिता होते हैं वह उससे कहने लगते हैं बेटा अभी के अभी तुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि शाम का समय है और शाम तक इंसान के दिमाग में ढेर सारी बातें इकट्ठा हो जाया करती हैं जिनको लेकर वह काफी ज्यादा परेशान रहा करता है। तो अभी तो तुम्हारे दिमाग में भी ढेर सारी ऐसी वैसी बातें होंगी, लेकिन हाँ कल सुबह उठकर तुम एक बार अपनी पत्नी से इस बारे में बात करना और उसको जहां तक हो सके समझा बुझाकर अच्छी तरह से घर में रहने के लिए तैयार कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे इकलौते बेटे का घर उजड़े और कैसे भी जो तुम्हारी पत्नी है वो रूठ कर अपने मायके में जाकर बैठ जाए। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को समझा देता है और इसके बाद बाप बेटे वापस से घर चले जाते हैं। अब जो अशोक होता है वह अपने कमरे में आराम तो कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार अपने पिता का वो लाचार चेहरा दिखाई दे रहा था जब वह अपने बेटे से कह रहा था कि बेटा पानी सर से ऊपर चला गया है। इसके बाद जैसे तैसे उसकी नींद लग जाती है और जैसे दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह उठकर वह अपनी पत्नी सुषमा से इस बारे में बात करने लगता है बड़ी ही शांति से, लेकिन जो सुषमा होती है उसे खूबसूरती का कुछ ज्यादा ही घमंड था और वह उस पर उल्टा चढ़ बैठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद जो अशोक होता है काफी देर तक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब सुषमा बिल्कुल नहीं मानती है तो उसके बाद मजबूरन जो अशोक होता है गुस्से में उस पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही सुषमा पर अशोक ने हाथ उठाया था तो उसके बाद जो सुषमा होती है वह एकदम से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए अपने कमरे के अंदर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। जब सुषमा जोर से चिल्लाती है
है तो सास ससुर को भी ये बात पता चल जाती है कि बेटा बहू के बीच में आज कुछ ज्यादा बड़ी लड़ाई हो गई है। इसके बाद वो लोग उसे जाकर मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने सास ससुर से भी उल्टी सीधी बातें कहकर अपना सामान पैक करके अपने बच्चे के साथ अपने मायके में जाकर बैठ जाती है। जैसे सुषमा का पिता सुषमा को आए हुए देखता है तो वो उससे पूछने लगता है, लेकिन तभी जो सुषमा होती है वह मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपने पिता से रो रो कर बताने लगती है कि पिताजी वो लोग काफी बेकार है और वो लोग मुझसे लड़ाई किया करते हैं। आज तो मेरे पति ने मुझ पर हाथ भी उठाया है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब यह बात जब रो रो कर अपने पिता से कह रही थी तो वहीं पर उसकी माँ थी और माँ भी अपनी बेटी की साइड लेते हुए कहने लगती है कि देखो कहा सुनी हर घर के अंदर हो जाया करती है, मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसी वजह से अब हमारी बेटी यहीं पर रहेगी और मैं उसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं भेजने वाली। जब तक वो लोग हमारे सामने नाक नहीं रख देंगे, जब तक ये कहीं भी नहीं जाएगी और यहीं पर हमारे साथ रहेगी। यह बात सुनकर पिता को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिलहाल वह अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि फिलहाल दोनों माँ बेटी एक बराबर बोल रहे थे। तो इसी वजह से वह चुप रहने में अपनी भलाई समझता है। इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय सुषमा का बड़ा भाई भी वहां पर आता है और उसे भी पूरे मामले के बारे में पता चलता है और उसके बाद वह चुपचाप रह जाता है, क्योंकि वह बड़ा भाई था और वह इस मामले में कुछ भी बोलता अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद जो सुषमा है वो वहीं पर रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे जो सुषमा होती है यहाँ पर भी अपनी मनमानी करने लगती है और जो बड़े भाई की पत्नी यानी कि सुषमा की जो भाभी होती है उससे तरह तरह से परेशान करने लगती है। जब सुषमा की भाभी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो उसके बाद एक दिन वो इस बारे में अपने पति को बताती है, लेकिन पति उसे धमकाकर चुप करा देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हमारी छोटी बहन है, जैसा ये चाहती है वैसी करती रहो, कोई भी परेशानी नहीं है। यह बात कहीं ना कहीं से सुषमा के पिता को पता चल जाती है और जब सुषमा का पिता देखता है कि उसकी बेटी की वजह से हो सकता है अब उसके बेटे का भी घर गुजर सकता है, तो इसी वजह से वह अपनी बेटी को समझाने लगता है और कहता है कि बेटी अब बहुत हो गया गुस्सा, अब गुस्से को शांत करो और जाकर अपना घर बसाओ, कब तक तुम हमारे यहाँ पर रहोगी और यहाँ पर तुम्हारा समय व्यतीत नहीं होगा। लेकिन तभी जो सुषमा की माँ होती है वो उसकी ओर में उठती है और कहने लगती है कि हम अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने पास रख लेंगे, कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है और आप इसमें बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। अब सुषमा के पिता को सुषमा की माँ का व्यवहार भी पता है और अब तक वह उसे इसीलिए झेलता आया था क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी थी और वह किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस अपनी नौकरी में नहीं चाहता था। इसी वजह से वह अब तक सुषमा की माँ को झेलता आया था और यहाँ पर अब अपनी बेटी को भी झेलने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं सुषमा के मासूम बच्चे को देखकर और अपने बेटे के उजड़ते हुए घर को देखकर पिता को यह बात बहुत ही बेकार लगने लगती है और इसके बाद यह इस बात का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। धीरे धीरे लगभग 10 से 12 दिन हो जाते हैं और 10-12 दिन तक जो पिता होता है वो बहुत ही गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। 10-12 दिन बाद अचानक से उसे एक बात याद आती है और उस काम को करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार हो जाता है। एक दिन वह अपने बेटे से बाहर ही कहीं बात करता है और कहने लगता है कि बेटा इस तरह से बहुत गलत हो जाएगा और तुम्हारी बहन और माँ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सुषमा का भाई कहने लगता है कि हाँ पिताजी जो कुछ आप करे वो भी सही है, लेकिन इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन है और मैं उससे कुछ भी कहता अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद पिता कहता है कि हाँ बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने बहन के पति से बात करो और बात करके उसे जैसे भी बहला फुसला कर इसे यहाँ से भेज दो, वरना तुम्हारा घर भी टूट सकता है। अब जो सुषमा का बड़ा भाई होता है वह इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वहीं पर खड़ा होकर सुषमा के पति अशोक के पास फोन मिला देता है और फोन मिलाकर पहले तो उनका हालचाल लेता है और हालचाल लेने के बाद अपनी बहन के बारे में उससे बात करने लगता है। लेकिन तभी जो अशोक होता है उससे कहने लगता है कि देखो भाई साहब, मैं तो अच्छी तरह से उसको घर के अंदर रखना चाह रहा हूं, लेकिन उसका घमंड और उसकी माँ की सीख की वजह से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जब तक उसकी खूबसूरती का घमंड नहीं टूटेगा और माँ उससे उल्टी सीधी बातें सिखाना बंद नहीं करेगी तब तक हमारा घर नहीं बच सकता और मैं उसको लेने तक भी नहीं जाऊंगा। अगर वो खुद से मेरे पास आती है तो ठीक है, वरना अगर आप लोगों को सही लगता है तो बेशक से हम दोनों का तलाक करा दीजिए। ऐसा कहकर अशोक फोन काट देता है और ये पूरी बात सुषमा का जो बड़ा भाई होता है वह सुषमा के पिता को बता देता है। इसके बाद जो सुषमा का पिता होता है वो दोबारा से अशोक के पास फोन मिलाता है और इस बार खुद बात करने की कोशिश करता है। कहता है कि बेटा नोकझोंक हर घर में हो जाया करती हैं, अभी बच्ची है समझ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तभी जो अशोक होता है वह पूरी कहानी उसे बताता है कि किस तरह से वो मेरे माता पिता का नदर किया करती है और साथ में अब तो उनका कहा भी नहीं माना करती है। ये बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि अपने माता पिता की मैं इकलौती
संतान हूँ और मुझे ही उनकी देखभाल करनी है। जब मैं खुद ही उनकी देखभाल करूंगा तो खामखा मैं सुषमा की देखभाल क्यों करूं? जब मेरे माता पिता ही परेशान रहेंगे तो इसको अपने पास रखकर मैं क्या करूंगा? ऐसा कहकर अशोक फिर से फोन काट देता है। लेकिन इस बार जो सुषमा के पिता ने सुना था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर था, क्योंकि उसने बताया था कि वह अपने सास ससुर को भी खाना तक भी नहीं दिया करती है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसकी जो माँ है, यानी कि वो भी एक सास है, और वो इस बात में उसका साथ दे रही है। इसके बाद जो सुषमा का पिता होता है वह अपने बेटे के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और कहता है कि बेटा, अगर हम इस तरह से चलेंगे तो तुम्हारी बहन का घर भी बस जाएगा और तुम्हारी माँ को भी अकल आ जाएगी। अब पहले तो बेटा इस बात के लिए मना करता है, क्योंकि ये बातें उसे सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं गलत लग रही थी। उसका पिता कह रहा था कि बेटा ऐसा करते हैं, वहां से शहर में कोई किराए का घर लेते हैं और वहीं पर तुम अपनी पत्नी को लेकर शिफ्ट हो जाना, और उसके बाद इसकी माँ को भी समझ में आ जाएगी और इसको भी समझ में आ जाएगी कि ये किस पर हुक्म चलाया करती है। जब माँ बेटियों को काम करना पड़ेगा तो उन लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन जब पिता बार बार उसे समझाता है तो वह भी इस बात के लिए मान जाता है और इसके बाद दूसरे ही दिन शहर में जाकर एक घर ढूंढता है और उस घर के अंदर अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाता है। अब घर के अंदर पिता रह गया था, माँ रह गई थी और साथ में वो बेटी रह गई थी जो रूठ कर यहाँ पर पड़ी हुई थी। अब तक तो घर का पूरा काम सुषमा की भाभी किया करती थी, लेकिन फिलहाल घर का पूरा काम उस लड़की को करना पड़ता है, सुषमा को। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो पिता होते हैं वह भी कभी कभी अब अपने बेटे के पास ही रुक जाया करते और अब घर के अंदर केवल माँ बेटी और उनका एक छोटा सा लड़का रह गया था और वो लोग घर के अंदर रहा करते। धीरे धीरे करके घर के अंदर की जो ऐशो आराम की चीजें हैं उनको भी जो पिता होता है वहां से अपने बेटे के यहाँ पर शिफ्ट करा देता है और अब घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचा था। यहाँ पर कभी कभार पिता आकर रह लिया करता और जब बेटी देखती है कि इस घर के अंदर समय बिताना बड़ा ही मुश्किल है तो उसके बाद उसकी भी धीरे धीरे अकल ठिकाने आने लगती है और वो सोचती है कि असलियत में तो अपना घर पति का घर ही होता है। लेकिन जैसे वो कुछ दिन उस घर के अंदर रहती है तो उसके बाद उसकी और उसकी माँ की आपस में लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि अब सुषमा काम ना करने की वजह से अपनी माँ से काम करने के लिए कहा करती और इधर जो माँ होती है उसको भी काफी दिनों बाद काम करना पड़ा था, क्योंकि अब तक तो बेटे की बहुत सारा काम संभाल रही थी। तो वह भी इस बात से थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है और अपनी बेटी से लड़ाई करने लगती है। माँ बेटी के बीच में लड़ाई हो गई थी और एक दिन इनकी लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। जैसे शाम के समय पिता घर आकर देखता है कि माँ बेटी की लड़ाई हो रही है तो अंदर ही अंदर बड़ा ही प्रसन्न था, लेकिन बाहर से दिखावा करता है कि क्या हुआ और किस वजह से इन दोनों में लड़ाई हो रही है, इन दोनों को अलग किया जाए। उसके बाद वो उन दोनों को अलग करता है और अलग करने के बाद पूछता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों लड़ रही हो। तो उसके बाद वो अपने अपने पक्ष आगे रखते हैं और माँ कहती है कि मुझे काम करने के लिए कहती है, मेरी उम्र का लिहाज अभी नहीं कर रही, अब मैं काम कैसे कर सकती हूँ बुढ़ापे में। तभी जो बेटी होती है वो कहने लगती है कि अगर मुझे इसी तरह से काम करना है तो मैं अपने घर जाकर काम क्यों ना कर लूं, तुम्हारे यहाँ पर आकर काम क्यों करूंगी। ऐसा कहकर वो दोबारा से लड़ने लगती हैं। तो जो पिता होता है उनको अलग अलग कर देता है और कहता है कि बेटी, अगर ऐसी बात है तो तू आराम से वहीं पर रहती, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर रहेगी तो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हारे खाने के लिए कहां से आएगा। वो तो भला है कि मैं और तेरे भैया सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं तो हमारे पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, वरना अगर हम लोग बेरोजगार होते तो फिर तुम्हें बाहर से मजदूरी भी करनी पड़ती और उसके बाद अपना समय बिताया जाता। यह बात सुनकर जो सुषमा होती है वह निशब्द खड़ी रह जाती है और थोड़ी देर तक बहुत गहन सोच विचार करती है। गहन सोच विचार करने के बाद एकदम से अपने पिता से माफी मांगने लगती है और कहती है कि पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि सुषमा के दिमाग में पहले से ही अपने ससुराल का ख्याल आ रहा था और आज तो ये बात सिद्ध हो गई है कि असलियत में बेटी का घर ससुराल ही हुआ करता है। तो इसके बाद वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, कैसे भी करके एक बार मेरा घर बसवा दो और उसके बाद मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगी। अब जो पिता होते हैं वो पहले तो मना करते हैं, कहते हैं कि बेटी, तुमने अपना घर उजाड़ा है और तुम ही बात करो। मैंने दामाद जी से कई बार बात कर ली है, लेकिन वो मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है और वो तो ये कह रहे थे कि भले ही आपकी बेटी जीवन भर वहीं पर रही आए, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, मैं यहाँ पर आराम से अपना समय व्यतीत कर लूंगा। अगर आप लोगों को तलाक दिलाना है तो बेशक से आप तलाक दिला दीजिए। अब यह बात सुनकर जो सुषमा होती है वह पूरी तरह से हिल जाती है, क्योंकि अब तक वो ये समझ रही थी कि मैं गुस्सा होकर यहाँ पर हूँ तो मेरा पति बार बार मेरे बारे में सोचकर परेशान हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति जो अशोक होता है वह काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने उसको छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। इसके बाद जब सुषमा को दिखाई देता है कि यहाँ पर भी काम करना और वहां पर भी काम करना, तो इससे अच्छा मैं अपने घर जाकर काम करूं, कम से कम वो मेरा अपना घर तो रहेगा और वहीं पर अपना समय व्यतीत करूंगी। यही सोचकर जो सुषमा होती है अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आप मेरा घर नहीं बसवा सकते तो क्या एक बार आप मेरे साथ चल सकते हो। मैं जाकर अपने पति और सास ससुर से माफी मांग लूंगी और उनके साथ कैसे भी करके
रहने के लिए तैयार हो जाऊंगी। इसके बाद जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटी, इस बारे में मैं तुम्हें सुबह तक सोचकर बताऊंगा। इसके बाद सभी लोग उस घर के अंदर आराम करने लगते हैं और जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह सुबह सुषमा अपने पिता के दरवाजे पर ही खड़ी मिलती है और जैसे ही पिता बाहर निकलता है तो वह अपने पिता से कहने लगती है कि बताओ पिताजी, आपने क्या फैसला किया? क्या आप मेरे साथ चलोगे या फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा? सुषमा ने अब तक अपना सारा सामान पैक कर लिया था और साथ में अपने बच्चे को भी तैयार कर लिया था। अब पिता जब ये देखता है तो मन ही मन सोचने लगता है कि बड़ा अच्छा हुआ मैंने इस सही टाइम पर सही फैसला ले लिया, वरना मेरी बेटी मेरे घर के अंदर ही बैठी रहती और ना जाने क्या क्या इसको झेलना पड़ता। तो पिता कहता है कि ठीक है बेटी, मैं चल तो चलूंगा, लेकिन वो लोग जो कहेंगे वो बातें तुम्हें सुननी पड़ेंगी। बेटी हर बात को मानने के लिए तैयार थी और इसके बाद सीधा सुषमा के ससुराल यानी कि अशोक के घर पहुंच जाते हैं। अशोक को सुषमा के पिता ने पहले ही फोन करके बता दिया था कि बेटी मेरे साथ आ रही है और वो तुमसे माफी मांगेगी, सारी बातों को अपनी को खोल लेना और उसके बाद हो सकता है अब तुम्हारा घर अच्छी तरह से बसने लगे। दरअसल जो अशोक था, जब उसने अपने ससुर को पूरी बात बताई थी तो उसके बाद लगातार जो अशोक का ससुर होता है वह उसके कांटेक्ट में था और उसे बताता रहता था कि इस तरह से मैं कर रहा हूं और कुछ दिनों में हो सकता है शायद तुम्हारा घर बस जाए। तो इसी वजह से जो अशोक के घर वाले होते हैं वो सभी तैयार होते हैं और जैसे ही सुषमा वहां पर जाती है तो वहां पर उस पर कहासुनी की बौछार होने लगती है और सुषमा सभी बातों को सर नीचे की तरफ कर कर सुनने लगती है। अशोक सभी बातों को खोलता है और कहता है कि अगर इस तरह से रहोगी तो मुझे तुम्हें अपने घर में नहीं रखना, तुम बेशक से वहां पर रह लो या फिर बेशक से मुझे तलाक दे दो। लेकिन सुषमा अशोक से कहने लगती है कि आप जैसा बोलोगे, जैसा कहोगे, मैं वैसा ही बात मानूंगी और बिल्कुल भी आपको घर के अंदर कोई भी ऊंची आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। सुषमा अपने सास ससुर के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगती है और उन्हें जैसे तैसे करके मना लेती है। वहां पर फिलहाल जो सुषमा है वो अच्छी तरह से अशोक के साथ रहा करती है और जो अशोक है वो अपने ससुर का कोटि कोटि धन्यवाद किया करता है और कहा करता है कि ससुर जी, मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आप मेरे ससुर बनकर मिले हो मुझे, अगर आप नहीं होते तो ना जाने मेरी जिंदगी कितनी तहस नहस हो जाती। इसके बाद ससुर मुस्कुराने लगते हैं और सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।